हेलो एवरीवन, सीएसटी पर आपका स्वागत है। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे एस्टेट 2019 कॉमर्स के पेपर के रिमेनिंग 30 क्वेश्चंस। फर्स्ट पार्ट में हमने 30 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, आज के पार्ट में 30 करेंगे। हर एक पेपर में कॉमर्स के कितने क्वेश्चन आते हैं? 60 क्वेश्चन, 91 to 150। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 121 से। विच ब्रांच ऑफ मार्केटिंग इज सेट टू फाइंड वेज टू अल्टर पैटर्न ऑफ डिमांड थ्रू फ्लेक्सिबल प्राइसिंग, प्रमोशन एंड अदर इंसेंटिव। लोचशील मूल्य निर्धारण, संवर्धन और अन्य प्रोत्साहन द्वारा मांग के प्रतिरूप बदलने के तरीके बताने वाली विपणन की शाखा को क्या कहते हैं? सिंक्रो मार्केटिंग। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। क्या कहते हैं उसको? सिंक्रो मार्केटिंग। ग्रीन मार्केटिंग क्या होता है? जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट है, वो कैसा होना चाहिए? वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बेस पे होना चाहिए, यानी कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होना चाहिए इन केस ऑफ ग्रीन मार्केटिंग। नैरो मार्केटिंग क्या होता है? नैरो मार्केटिंग में किसी स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट करके उसी की नीड को सेटिस्फाई करने की कोशिश की जाती है, तो उस कंसेप्ट को हम क्या कहते हैं? नैरो मार्केटिंग। बीइंग अ बेस्ट टू सर्टेन ऑडियंस एंड टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल, यानी कि एक पर्टिकुलर ऑडियंस को टारगेट करके उसकी नीड को सेटिस्फाई करके और फिर उसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाना। पहले उसको करंट नीड को सेटिस्फाई करना है, फिर उसमें आगे चेंजेस करने हैं। लेकिन अगर पैटर्न ऑफ डिमांड को प्राइसिंग, प्रमोशन और इंसेंटिव से करते हैं रेगुलेट, तो उसको कहते हैं सिंक्रो मार्केटिंग। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 122। क्वेश्चन 122, फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज नॉट अ फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। इनमें से कौन सा सेंट्रल बैंक का फंक्शन नहीं है? सेंट्रल बैंक करेंसी इशू करता है। सारी की सारी करेंसी कौन इशू करता है? सेंट्रल बैंक, एक्सेप्ट ₹1 नोट एंड कॉइन। वो कौन करता है? गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद बैंकर्स बैंक का काम करता है, यस। क्रेडिट कंट्रोल, जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो सेंट्रल बैंक की होती है। CRR, SLR मॉनेटरी पॉलिसी में वो सारी ओपन मार्केट ऑपरेशन, सारी जितनी भी मॉनेटरी पॉलिसीज होती हैं उनको यूज करके वो क्या करती हैं? क्रेडिट कंट्रोल करती हैं। क्रेडिट क्रिएशन कमर्शियल बैंक करते हैं, क्रेडिट क्रिएशन सेंट्रल बैंक नहीं करता। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 123। Which of the following probability distribution used to describe the behavior of rare event? अगर हम बात करते हैं बिहेवियर ऑफ रेयर इवेंट के लिए, उसके लिए हम यूज करते हैं स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 124। ज्यादा एक्सप्लेनेशन मैं नहीं दे रही हूँ क्योंकि पेपर पास ही में है, तो कोशिश यही कर रही हूँ कि जितना हो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन डिस्कस करें। बट जिस भी वैरायटी के क्वेश्चन आ रहे हैं, हमें कोशिश ये करनी है कि उस वैरायटी के टॉपिक को हम डिटेल में स्टडी करें। व्हाट आर थर्बलिंग्स? थर्बलिंग्स क्या है? थर्बलिंग्स क्या होता है? थर्बलिंग्स जो है टाइम एंड मोशन स्टडी में यूज किया जाता है। ये होगा आपका ऑप्शन नंबर 1। द गिलब्रेथ क्लासिफिकेशन स्कीम ऑफ लेबरिंग 17 बेसिक हैंड मूवमेंट हैंड मोशंस आर कॉल्ड थर्बलिंग्स। और इसका यूज कब किया जाता है? टाइम एंड मोशन स्टडी में। क्लियर? तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। Moving on the next question, question number 125. Question number 125. In 9 price quality strategy, which strategy is suitable for high price and low quality? हाई प्राइस और लो क्वालिटी के लिए कौन सी स्ट्रेटेजी इनमें से सुटेबल है? तो पहले सबसे पहले स्ट्रेटेजी को समझ लेते हैं। सी, इस डायग्राम से सारी स्ट्रेटेजी हमें सिंप्लीफाई तरीके से समझ आ जाएंगी। यहाँ पे हमने प्राइस लिया है, यहाँ पे प्रोडक्ट और सर्विस की क्वालिटी। हाई प्राइस हाई क्वालिटी है, प्रीमियम प्रोडक्ट है। मीडियम प्राइस हाई क्वालिटी है, हाई वैल्यू है। लो प्राइस हाई क्वालिटी है, सुपर वैल्यू है। हाई प्राइस मीडियम क्वालिटी है, ओवर चार्जिंग। मीडियम प्राइस मीडियम क्वालिटी, एवरेज। लो प्राइस मीडियम क्वालिटी, गुड वैल्यू। हाई प्राइस लो क्वालिटी, रिप ऑफ। मीडियम प्राइस लो क्वालिटी, फॉल्स इकोनॉमी। लो प्राइस और लो प्रोडक्ट क्या है? इकोनॉमी।
अब यहाँ पे आते हैं, ये आपको डायग्राम माइंड में रखोगे तो हर तरह की सिचुएशन के साथ आप डील कर सकते हो। हमसे क्या पूछा है, हाई प्राइस एंड लो क्वालिटी। तो हाई प्राइस एंड लो क्वालिटी किस में था, रिप ऑफ स्ट्रेटेजी में। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 126, यूजिंग टेक्निकल jargon in the communication is categorized as। टेक्निकल jargon जो हम यूज करते हैं, ऐसे वर्ड्स जो कि जो लोग यूज करते हैं वही समझ पाते हैं, हर एक बंदा उसका अलग अलग मीनिंग निकाल सकता है, मतलब अंडरस्टैंडिंग अलग हो सकती है उस पर्टिकुलर वर्ड की। जो यूज करते हैं वो लोग फेमिलियर होते हैं कि इसका ये मतलब है, लेकिन सब लोग उसको नहीं समझ पाते। इसलिए टेक्निकल jargon अगर यूज किए जाते हैं कम्युनिकेशन में तो उसको बोलेंगे सिमेंटिक बैरियर्स। सिमेंटिक क्यों है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग वाली प्रॉब्लम उसमें आएगी। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 127, which will be what will be the Karl Pearson coefficient of correlation between x and y। सिंपल इंडिविजुअल सीरीज है। अगर हम इंडिविजुअल सीरीज की बात करते हैं तो कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या होता है, समेशन एक्स वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर अंडर रूट वाई स्क्वायर, या इनको एक रूट में भी आप रख सकते हो। ये फॉर्मूला होता है। एक्स क्या होता है, एक्स होता है एक्स माइनस एक्स मीन, और वाई क्या होता है इसमें, मतलब कैपिटल इसको लिख सकते हो एक्स माइनस एक्स मीन, और यहाँ पे y होता है y माइनस वाई मीन। ये फॉर्मूला आपको अगर पता है तो न्यूमेरिकल में कुछ भी नहीं है आपके लिए इसमें। अब हमारे पास x है, y है 10 to 50, 10, 20, 30, 40, 50, और y क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेम नंबर ही है 50, 40, 30, 20 और 10। x निकालना है क्योंकि फॉर्मूले में स्मॉल x यूज किया हुआ है, तो उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा, आपको मीन निकालना पड़ेगा। सी टोटल कितना है 50, 40 और 10 50, और ये 30, 20, 50 150, सेम उसका भी 150 है टोटल। मीन क्या हो गया, मीन हो गया समेशन x अपॉन n, तो टोटल है 150, आइटम है 15, क्या आ गया 30। दोनों का x और y दोनों का क्या आ गया मीन 30। x क्या है, x माइनस एक्स मीन 10 माइनस 30 माइनस 20, 20 माइनस 30 माइनस 10, 30 माइनस 30 0, ये पे कुछ नहीं है ऐसे ही मार्क लग गई। 40 माइनस 30 10, 50 माइनस 30 20, स्मॉल y सी, ये 30 20 10, स्मॉल y क्या होगा, y माइनस वाई मीन। 50 माइनस 30 20, 40 माइनस 30 10, 30 माइनस 30 0, 20 माइनस 30 माइनस 10, 30 माइनस और 10 माइनस 30 माइनस 20। फिर हमें क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक्स वाई, एक्स वाई का मल्टीप्लाई करके निकालेंगे। 20 इंटू 20 400, 10 इंटू 10 माइनस 100 0, 10 इंटू 10 माइनस 100 प्लस माइनस माइनस 20 इंटू 20 400, टोटल क्या आ गया एक्स वाई का माइनस 1000। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का भी टोटल निकाल दीजिए, एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर क्या होगा, सेम ही टोटल आएगा, एक ही का निकाल लोगे उसी से काम बन जाएगा। माइनस 20 का स्क्वायर 400, 10 का स्क्वायर 100, 0 का स्क्वायर 0, 10 का स्क्वायर 100 और 20 का स्क्वायर 400। इसका टोटल भी क्या आ गया 1000। सिमिलरली इसको भी करोगे सेम ही आएगा, 1000 ही आएगा, तो सेम ही आइटम है 400, इसका टोटल किया और इसका स्क्वायर किया 10, इसका स्क्वायर किया 10 का स्क्वायर किया 100, माइनस 10 का स्क्वायर किया 100, 20 का स्क्वायर किया 100, यानी कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों का आंसर क्या आ जाएगा 1000। फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, r इज इक्वल टू समेशन एक्स वाई, समेशन एक्स वाई क्या है माइनस 1000 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर। दोनों को एक ब्रैकेट में मैंने आपको कहा था रख सकते हैं। 1000 1000 ब्रैकेट में दो बार है, बाहर निकल के क्या हो जाएगा 1 टाइम। 1000 से 1000 कैंसिल, यानी कि आंसर क्या आ गया -1। क्लियर, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर।
आप चाहो तो कुछ स्टेप को इसमें स्किप करके ओरल भी कर सकते हो, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने स्टेप लिखे। अदरवाइज कुछ चीजें ऐसी हैं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ओरली आप इसे कर सकते हो, टोटल करने की जरूरत नहीं। यहीं पे क्वेश्चन लिखे हुए आप देखोगे 150 है, यानी कि आंसर क्या आ गया 150 डिवाइडेड बाई 530। यहीं पे छोटा छोटा इसमें कर दीजिए क्या आ रहा है, क्योंकि सेम ही है, और बहुत सारे स्टेप्स आपके क्या हो जाएंगे, सेव हो जाएंगे। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 128। From the following, which act deal with the provision for health, safety and welfare of the employee? हेल्थ सेफ्टी और वेलफेयर से कौन डील करता है इनमें से? इसमें से डील करेगा आपका द फैक्ट्री एक्ट 1948। ठीक है, देखिए जो मिनिमम वेज एक्ट है वो मिनिमम वेजेस और सैलरी डिसाइड करने के लिए होता है। वर्कमैन कंपनसेशन किस लिए होता है? वर्किंग प्लेस पे कोई अनएक्सपेक्टेड हैपनिंग हो गई है उसके कंपनसेशन के लिए होता है। ट्रेड यूनियन, यूनियन से रिलेटेड है, जो एम्प्लॉयज की यूनियन होती है। तो हमारी बात हो रही है हेल्थी, सेफ्टी एंड वेलफेयर की, तो वो किसमें होगा? फैक्ट्री एक्ट 1948। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 129 पार्टनरशिप का भी आप देखोगे तो हर किसी में आया हुआ है क्वेश्चन, हर पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है इसका भी। Naveen, Suresh and Tarun are partners sharing profit and losses in the ratio of 5:3:2. Suresh retired from the firms and his shares was acquired by Naveen and Tarun in the ratio of 2:1. What will be the new profit and loss sharing ratio of Naveen and Tarun? कौन रिटायर हुआ है? तरुण रिटायर हुआ है, यानी कि सेंटर वाला गया है। नवीन, सुरेश एंड तरुण, सुरेश रिटायर हुआ है, सेकेंड नंबर वाला रिटायर हुआ है, और उनका जो रेशो है, जो उनका शेयर है वो एक्वायर्ड गया है 2:1 में। अब बच कौन गया? नवीन एंड तरुण। नवीन एंड तरुण का अपना खुद का शेयर कितना बचा है? 5/10 और 2/10। जो रिटायर हुआ है उसका शेयर क्या है? 3/10। ये जो 3/10 है वो किस रेशो में उन्होंने एक्वायर किया? 2:1, यानी कि इसको मिला इसका 2/3 पार्ट, और तरुण को मिला 1/3 पार्ट। 3 से 3 कैंसिल, 10 एलसीएम आ गया, 5 और 2 7, 7/10। यहाँ पे भी 3 से 3 कैंसिल, 2 + 1 3, 3/10, यानी कि क्या आ गया न्यू रेशो? 7:3। 7:3, यानी कि कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्लियर है? अगर इसमें पूछा होता सेकंड गेनिंग रेशियो, तो गेनिंग रेशियो क्या होता? 2:1। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 130। क्वेश्चन नंबर 130, द टर्म मार्केट मायोपिया इज गिवन बाय। जो टर्म मार्केट मायोपिया है वो किसने दी है? टर्म मार्केट मायोपिया दिया है आपका थियोडोर लेविट ने। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। ठीक है, एक 2020 में आया था मार्केट मायोपिया का कंसेप्ट क्या है, जो कि हमने देखा कि प्रोडक्ट का क्या एक्सपीरियंस आ रहा है, रिस्पॉन्स क्या रहा है, उसकी जगह प्रोडक्ट के ऊपर ही जो फोकस किया जाता है उसको क्या कहते हैं? कंसेप्ट को मार्केट मायोपिया। कंसेप्ट किसने दिया था? थियोडोर लेविट ने। ठीक है, अब माइकल पोर्टर ने 5 फोर्स मॉडल दिया था, जिसमें 5 फोर्स थी। उसमें क्या क्या था 5 फोर्स में था बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, राइवरी अमंग एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट ऑफ सर्विस। तो माइकल पोर्टर ने 5 फोर्स मॉडल दिया था। एल्टोन मायो ने क्या दिया था? हाउथ्रोन एक्सपेरिमेंट। एब्राहिम मास्लो ने नीड हायरार्की थ्योरी दी थी, मतलब पॉपुलर की हम बात कर रहे हैं, बाकी तो बहुत सारी जगह पे इनका कॉन्ट्रीब्यूशन है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 131। द लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट ऑपरेट इन केस ऑफ। लॉ ऑफ डिमांड किस सिचुएशन में अप्लाई नहीं होता? लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? लॉ ऑफ डिमांड कहता है प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस, प्राइस डिक्रीजेस डिमांड इंक्रीजेस। तो ये लॉ कहाँ पे अप्लाई नहीं होता? इंफीरियर गुड्स, गिवन गुड्स, नॉर्मल गुड्स, सुपीरियर गुड्स। ये अप्लाई नहीं होता गिवन गुड्स की सिचुएशन में। गिवन गुड्स कौन से गुड्स होते हैं? गिवन गुड्स आर दोज गुड्स हुज प्राइस इफेक्ट इज पॉजिटिव,
यानी कि इनका प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव होता है, प्राइस इंक्रीज होता है तो इनकी जो क्वांटिटी है या तो सेम रहेगी या इंक्रीज होगी, और प्राइस डिक्रीज होगा तो वाइस वर्सा सिचुएशन। मोस्टली इसमें इंक्रीज की ही बात होती है। ये स्पेशल टाइप ऑफ इंफीरियर गुड्स होते हैं, मीन्स अगर इंफीरियर गुड्स ये हैं तो गिवन गुड्स क्या है उसी का पार्ट है। ठीक है, गिवन गुड्स होते क्या है, हम बात करते हैं इंफीरियर में, यानी कि लो क्वालिटी गुड्स। लो क्वालिटी गुड्स में भी अगर जो हमारे पास एक लो ही ऑप्शन है, उसके अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है हंगर को सेटिस्फाई करने का, सपोज लो क्वालिटी ब्रेड है हंगर को सेटिस्फाई करने के लिए, तो एक जो गरीब आदमी है, जो पुअर पीपल है, उसके पास वही ऑप्शन है अपनी हंगर को सेटिस्फाई करने के लिए। तो अगर इसका प्राइस इंक्रीज भी होगा तो भी इसकी क्वांटिटी इंक्रीज होगी या सेम रहेगी, क्योंकि उसके पास और कोई अल्टरनेटिव नहीं है। तो इसलिए इनकम इफेक्ट तो इंफीरियर और गिवन दोनों का इनकम इफेक्ट जो होता है वो होता है नेगेटिव, लेकिन इंफीरियर गुड्स का प्राइस इफेक्ट होता है पॉजिटिव, और गिवन गुड्स का प्राइस इफेक्ट क्या होता है, इसका प्राइस इफेक्ट होता है, सॉरी, इंफीरियर गुड्स का प्राइस इफेक्ट नेगेटिव होता है और गिवन गुड्स का प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव। एक बार मैं फिर से बता देती हूँ, कंफ्यूजन रहे। इंफीरियर और गिवन गुड्स का जो इनकम इफेक्ट है दोनों का नेगेटिव है। इंफीरियर गुड्स का प्राइस इफेक्ट नेगेटिव होता है, गिवन गुड्स का प्राइस इफेक्ट क्या होता है, पॉजिटिव। नॉर्मल गुड्स का इनकम इफेक्ट क्या होता है, नॉर्मल गुड्स का इनकम इफेक्ट होता है पॉजिटिव। अब यहाँ पे सुपीरियर गुड्स को हम आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन नहीं समझ सकते। आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन इसलिए नहीं समझ सकते क्योंकि वो भी लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करते। यहाँ पे हम गुड क्वालिटी गुड्स समझ सकते हैं, लेकिन दीज आर नॉट आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन। क्लियर? मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 132, द मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज। 2020 में मार्जिन ऑफ सेफ्टी का न्यूमेरिकल आया था, यहाँ पे थ्योरेटिकल है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी है सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। और हमने बात की थी अगर परसेंटेज की बात आती है तो सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स अपॉन सेल्स इनटू 100। अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी का क्या निकालना है, परसेंटेज। तो यहाँ पे देखिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है, एक्सेस ऑफ सेल्स over to break even sales, the excess of budgeted or actual sales over the break even sales volume, इसको क्या कहेंगे, margin of safety। क्लियर? तो 132 का अपना आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 133, फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज नॉट अ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। देखिए ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, कॉल मनी, ये तीनों के तीनों मनी मार्केट हैं, और प्रेफरेंस शेयर क्या है, मनी मार्केट नहीं है, ये लॉन्ग टर्म है। ये क्या है, मनी मार्केट में क्या डील करते हैं, मनी मार्केट में शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट होते हैं, और प्रेफरेंस शेयर क्या है, लॉन्ग टर्म है। इसलिए आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 134, विच एवरेज कैन नॉट बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ ग्राफिक मेथड। इनमें से कौन से मेथड को ग्राफिक मेथड की हेल्प से कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, वो है मीन। देखिए जो मीडियन है और जो क्वार्टाइल है, इसे लेस देन और मोर देन जो ओजाइव्स होते हैं उनकी हेल्प से कैलकुलेट किया जाता है। लेस देन और मोर देन ओजाइव्स की हेल्प से मीडियन कैलकुलेट हो सकता है, और क्वार्टाइल। और मोड किसकी हेल्प से कैलकुलेट होता है, हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम की हेल्प से क्या कैलकुलेट होता है, मोड। जो फिगर बनती है जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है, यानी कि सबसे बड़ा जो होता है, उसके एंड पॉइंट को ऐसे ज्वाइन करके जहां पे ये दोनों टच करते हैं उसे एक्सिस तक लाते हैं, और वो क्या हो जाती है, वैल्यू ऑफ मोड। और रजाइस में क्या करते हैं, लेस देन और मोर देन बनाते हैं, जहां पे ये कट करते हैं वहां पे क्या आ जाता है, मीडियन। इस तरह से क्वार्टाइल भी कैलकुलेट किया जाता है इनकी हेल्प से। क्लियर? तो हमारा आंसर क्या हो गया, मीन। मीन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 135, if firm is maintaining a provision for bad debts for 5% of debtors and a provision of for discount at 2.5%, if at the end of a year debtor amounting to rupees 20,000 the provision for discount will be। तो provision for discount आपको निकालना है
कैसे तरीका क्या होता है, सबसे पहले निकालेंगे प्रोविजन फॉर बेड डेब्ट्स 5% है, बेड डेब्ट्स जो डेटर है वो 20,000 है, 5% प्रोविजन है, तो प्रोविजन निकालने के बाद बेड डेब्ट्स की कितना बचा 95%, यानी कि 20,000 का 95% बचा। इस वैल्यू का क्या निकालना है आपको 2.5। आई एम रिपीटिंग, आपसे पूछा हुआ है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट कैसे निकलता है, पहले डेटर्स आते हैं, डेटर्स में से अगर फर्दर बेड डेब्ट्स हैं तो वो लेस होते हैं, फिर न्यू प्रोविजन और यू कैन से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स होता है, और उसके बाद प्रोविजन फॉर डिस्काउंट और डेटर होता है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। तो हर एक को माइनस करके बैलेंस निकालते, बची हुई वैल्यू पे कैलकुलेशन किया जाता है। तो 20,000 का 5% प्रोविजन फॉर बेड डेब्ट्स है, यानी कि कितना बच गया 95% वैल्यू बच गई, उसका कितना निकालना है 2.5%। तो अलग अलग करके एक ही स्टेप में हम कहानी खत्म कर रहे हैं। 20 से 20 कैंसिल, 20 से 20 कैंसिल, अब इनको मल्टीप्लाई किया, 25 2 जा 50, 1 प्लेस के बाद डेसिमल यानी कि 5, 5 5 जा 25, 5 9 जा 45 प्लस 2 47, 475 इज द राइट आंसर। हमें अपनी स्पीड बढ़ानी है, जितना हो सके स्पीडली काम करना है, जिससे कि हम और क्वेश्चन के लिए टाइम बचा सके। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 136। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेज इन टीम डेवलपमेंट? टीम डेवलपमेंट में कौन सा सीक्वेंस बेटर है? सबसे पहले देखिए, ध्यान रखना फॉर्मिंग होता है और लास्ट में एडजॉइनिंग होता है। तो देखिए किसमें ये ऑप्शन है, अगर सारे सीक्वेंस भी याद ना रहे तो ध्यान रखना, पहला है फॉर्मिंग और लास्ट होता है एडजॉइनिंग, यानी कि पहला होता है निर्माण और लास्ट होता है समापन। देखिए किसमें है, यहाँ पे स्टॉर्मिंग से शुरू है, ये परफॉर्मिंग से शुरू है, ये एडजॉइनिंग से शुरू है। तो इसमें तो एक ही ऑप्शन, तो ज्यादा सोचना भी नहीं पड़ा, उसी से ट्रिक से काम चलेगा। फॉर्मिंग से स्टार्ट है, एडजॉइनिंग से एंड है, और बाकी आप लर्न कर सकते हैं फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग एंड एडजॉइनिंग। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 137। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 137, fill in the blanks दिया हुआ है, dash is the rate of return which actually equate the present value of expected cash inflow with the present value of expected cash outflow। वो रेट जो इनफ्लो और आउटफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू को इक्वेट करती है उसको बोलते हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। इन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI रेशो का है, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, रिटर्न ऑन एसेट्स इनसे इक्वेट नहीं होता, सिर्फ किससे इक्वेट होगा, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, फिर IRR निकालते हैं। IRR वो रेट बता दी जिससे कि फ्यूचर के जो हम लोग कैश फ्लो कैलकुलेट कर रहे हैं उनकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो की क्या होती है, इक्वल होती है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 138। 138 हाउथ्रोन स्टडी आर रिलेटेड टू। हाउथ्रोन स्टडी अल्टन मायो ने दी थी और वो किससे रिलेटेड है, वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी से ये ह्यूमन रिलेशन अप्रोच के ऊपर स्टडी की गई थी। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 139। In which sampling method every member of item of the population has an equal chance of selection? देखिए जो रैंडम सैम्पलिंग होती है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, उसमें इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन रहते हैं, ये तो देख के ही सीधा पता चलता है। जजमेंट सैम्पलिंग में अपनी मर्जी सिलेक्ट करें, कोटा में क्लस्टर बना के फिर डिसाइड करते हैं कि भाई कोटा डिसाइड करते हैं कहाँ से कितना लेंगे। कन्वीनियंस सैम्पलिंग में अपने हिसाब से लेते हैं। तो कौन सी है जिसमें इक्वल होगा, वो है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। Moving on the next question, question number 140. According to the Companies Act 2013, in private company number of members are। प्राइवेट कंपनी में कितने मेंबर्स हैं, मिनिमम होते हैं, कितने होते हैं मिनिमम 2, और मैक्सिमम कितने होते हैं 200। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। पार्टनरशिप की बात करें तो मिनिमम 2 होते हैं और कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग मैक्सिमम 100 होते हैं, लेकिन कंपनी मिसलेनियस रूल 2014 के अकॉर्डिंग मिनिमम 2 और मैक्सिमम कितने 50,
क्योंकि ये राइट किसको दिया गया है, गवर्नमेंट को। आप देखना एक लेक्चर में इसको डिटेल में भी मैंने समझाया है। क्लियर है, इतना क्लियर है। प्राइवेट कंपनी की बात करिए तो मिनिमम 2 मैक्सिमम 200। कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप में मिनिमम 2 मैक्सिमम 100, लेकिन उसमें राइट दिया गया है कि गवर्नमेंट डिसाइड कर सकते हैं कि कितने आएंगे, एक रूल पर्टिकुलर बनाया हुआ है उसके लिए। तो ये कब बना था, 2014 मिसलेनियस कंपनी रूल में। मिसलेनियस कंपनी रूल 2014 के नाम से जाना जाता है, जहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर क्या डिसाइड किए गए हैं, 50। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 141। बिहेवियरल एनकोड रेटिंग स्केल आर ऑल्सो नोन एज, बार्स को क्या कहते हैं, बिहेवियरल परफॉर्मेंस स्केल्स भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 142। जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन आर टू डिफरेंट एलिमेंट ऑफ। देखिए जॉब स्पेसिफिकेशन और जॉब डिस्क्रिप्शन किसके एलिमेंट है, वो होते हैं जॉब एनालिसिस के। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। जॉब डिस्क्रिप्शन में सारा का सारा जॉब के रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इन्वायरमेंट कैसा है, वो सारी चीजें होती हैं। स्पेसिफिकेशन में क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या एक्सपीरियंस चाहिए, क्या टेक्निकल स्किल चाहिए, वो सारा एक्सप्लेनेशन होता है। जॉब ट्रेनिंग, आपको पता है जॉब के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, 2 तरह की होती है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। जॉब रोटेशन क्या होता है कि बंदे को एक बार कोई और काम करने के लिए दे दिया, फिर कोई और काम करने के लिए दे दिया, ताकि जरूरत पड़ने पे सबको सारे काम आते हों और वो सारे काम में धीरे धीरे एक्सपर्ट बन जाए। इसलिए जॉब रोटेशन किया जाता है, ताकि एक तो एम्प्लॉय बोर भी ना हो और उनको नए नए काम भी आ जाए। इन द ईयर 2005 which expert committee recommended the formation of 1-person company? कौन सी एक्सपर्ट कमेटी ने 1-person फॉर्म करने की रिकमेंडेशन दी थी, वो थी जे ईरानी एक्सपर्ट कमेटी, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 144। एम्प्लॉय असिस्टेंस प्रोग्राम, एम्प्लॉय असिस्टेंस प्रोग्राम यानी कि EAPR किससे रिलेटेड है? एम्प्लॉय असिस्टेंस प्रोग्राम वो रिलेटेड होते हैं प्रोग्राम्स ऑफर बाय ऑर्गेनाइजेशन टू हेल्प देयर एम्प्लॉयज टू ओवरकम पर्सनल एंड हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम। एम्प्लॉयज की हेल्थ और जो एम्प्लॉयज की पर्सनल और हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है उसके लिए बनाए गए हैं एम्प्लॉय असिस्टेंट प्रोग्राम। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 145। Question number 145. Which activity is not included in the primary activity of the generic value chain? इनमें से कौन सी एक्टिविटी जेनरिक वैल्यू चेन में नहीं है? देखिए जो अगर हम जेनरिक वैल्यू चेन को देखेंगे तो जेनरिक वैल्यू चेंज में सपोर्टिंग एक्टिविटी होती है और प्राइमरी एक्टिविटीज होती है। इनबाउंड लॉजिस्टिक ऑपरेशन, आउटबाउंड लॉजिस्टिक, मार्केटिंग एंड सेल्स, सर्विस, ये सारी क्या है? ये होती है प्राइमरी एक्टिविटीज। फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन रिलेशन मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, प्रोक्योरमेंट, ये होती हैं सपोर्टिंग एक्टिविटीज। तो आपसे पूछा कौन सी जेनरिक एक्टिविटी नहीं है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो इनबाउंड लॉजिस्टिक है, देन सर्विस है, प्राइस है, ऑपरेशन है, तो कौन नहीं है? प्राइस नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्लियर है? मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 146। अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द सेम सप्लाई कर्व। देखिए 2 तरह की चीजें होती है, ध्यान से समझिए। एक होता है अपवर्ड मूवमेंट और एक होता है डाउनवर्ड मूवमेंट। ये है प्राइस, ये है क्वांटिटी, सप्लाई कर्व इस तरह से है, ठीक है। सपोज यहाँ पे है, ये प्राइस है और ये क्वांटिटी है। अपवर्ड मूवमेंट यानी कि ऊपर की तरफ बढ़े, अगर ऊपर की तरफ बढ़े तो क्या हो रहा है? सप्लाई बढ़ रही है, इस बढ़ने को कहते हैं एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई। अगर डाउनवर्ड मूवमेंट है सप्लाई कर्व पे, इसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। क्लियर? आई एम रिपीटिंग, सेम सप्लाई कर्व पे अगर ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो आप देख रहे हो सप्लाई बढ़ रही है, इसे बोलेंगे एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई। नीचे की तरफ अगर डाउनवर्ड मूवमेंट होती है तो आप देख रहे हो सप्लाई कम हो रही है, क्वांटिटी कम हो रही है, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। अगर प्राइस के अलावा किसी और रीजन की वजह से, प्राइस के अलावा किसी और रीजन की वजह से जो सप्लाई कर्व है वो मूव हो जाता है, यहाँ पे हम सेम सप्लाई कर्व पे मूवमेंट कर रहे हैं, लेकिन
अगर प्राइस की वजह से किसी और रीजन से सप्लाई कर्व शिफ्ट हो जाता है तो उसको बोलते हैं इंक्रीज और डिक्रीज इन सप्लाई। सपोज एक फिक्स प्राइस पे सप्लाई है क्वांटिटी ये, और ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट इसमें हो गई, तो उसको क्या बोलेंगे, किसी भी रीजन से, प्राइस के अलावा कोई और रीजन हो सकता है, प्राइस का रीजन नहीं हो सकता। प्राइस के रीजन से जो होता है वो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होता है, और प्राइस के अलावा किसी और रीजन से मूवमेंट होता है तो अपवर्ड मूवमेंट को बोलते हैं डिक्रीज इन सप्लाई, और डाउनवर्ड मूवमेंट को क्या बोलते हैं, सेम प्राइस पे क्वांटिटी इंक्रीज हो गई सप्लाई की तो इसको बोलते हैं इंक्रीज इन सप्लाई। आई एम रिपीटिंग, सप्लाई कर्व अगर शिफ्ट होता है अपवर्ड डायरेक्शन में तो उसको बोलते हैं डिक्रीज इन सप्लाई, डाउनवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होता है उसे बोलते हैं इंक्रीज इन सप्लाई, लेकिन उसका रीजन प्राइस के अलावा कुछ और होना चाहिए, क्योंकि अगर प्राइस की वजह से चेंज है तो वो होता है मूवमेंट ऑन द सेम सप्लाई कर्व, अपवर्ड मूवमेंट एक्सपेंशन, डाउनवर्ड मूवमेंट कॉन्ट्रैक्शन। तो ये कह रहा है अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द सेम सप्लाई कर्व, तो वो क्या हो जाएगा, एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई। क्वेश्चन नंबर और ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 147, according to the Companies Act 2013 which clause is not the part of memorandum of association। कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग कौन सा क्लोज मेमोरेंडम एसोसिएशन का पार्ट नहीं है, वो है नोवेशन क्लोज। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। नेम क्लोज, लायबिलिटी, कैपिटल अभी भी है, लेकिन नोवेशन क्लोज नहीं है, नवीनता अनुच्छेद। क्वेश्चन नंबर 148, इफ a dividend of 40% is declared on a share of face value of 10 having market price 50, then the actual return to the investor is, आपको क्या निकालनी है, actual return to the investor। 40% डिक्लेयर हुआ है, अब कुछ नहीं दिया हुआ है तो हम फेस वैल्यू का 40% मानेंगे, क्यों प्रॉफिट तो है नहीं, तो 10 रुपीज का 40% यानी कि 4 रुपीज डिविडेंड मिला है, मार्केट प्राइस 50 है और परसेंटेज निकालनी है तो इंटू 100। रेट ऑफ रिटर्न क्या हो जाएगा, डिविडेंड अपॉन मार्केट प्राइस इंटू 100, क्या आ जाएगा आपका 8%। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 149। दोस्तों सेशन पसंद आ रहा हो तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, आपका लाइक हमें मोटिवेट करता है अच्छे से अच्छा काम करने के लिए। हम कोशिश करेंगे आपके लिए जितना हो सके अच्छे से अच्छा काम करें, बट आप भी, आपका मोटिवेशन, आपका सपोर्ट भी नेसेसरी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 149, द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया गॉट इट्स स्टैट्यूटरी स्टेटस ऑन, सेबी को स्टैट्यूटरी स्टेटस कब मिला था, 30 जनवरी 1992 में। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर, 30 जनवरी 1992। आप मुझे वीडियो पे कमेंट करके बताएंगे सेबी फॉर्म्ड कब हुआ था। यहाँ पे हमने बात की है स्टैट्यूटरी स्टेटस की, अभी मैं पूछ रही हूँ वीडियो पे कमेंट करके बताइए कि सेबी फॉर्म्ड कब हुआ था। स्टैट्यूटरी स्टेटस तो मिला 30 जनवरी 1992 में, ये फॉर्म्ड कब हुआ था। द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सिस ऑफ जीई 9 सेल मैट्रिक्स, अगर मैं जीई 9 सेल मैट्रिक्स की बात करूं तो कुछ इस तरह से होती है जीई 9 सेल मैट्रिक्स। इसमें दो अहम चीजें लेते हैं, एक होता है बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ और दूसरा होता है इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस। बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ की बात करें तो अगर बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग है और इंडस्ट्रियल अट्रैक्टिवनेस हाई है तो ग्रो करेगा बिजनेस। इसी तरह से बाकी चीजें भी हैं, एवरेज है और अट्रैक्टिवनेस हाई है तो ग्रो करेगा, वीक है और अट्रैक्टिवनेस हाई है तो होल्ड, एंड सो ऑन। इस तरह से डिवाइड किया जाता है, डिटेल करेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। हमारा सिंपल क्वेश्चन सिर्फ पूछा है कि कौन कौन सी दो चीजें यूज की गई हैं, तो वह है बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ और इंडस्ट्रियल अट्रैक्टिवनेस। क्योंकि अगर ज्यादा डिटेल करने लगे तो एक क्वेश्चन ही पूरा, जितने में वीडियो रिकॉर्ड हो रही है उसका टाइम कंज्यूम कर जाएगा। तो देखिए कहाँ पे है, बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ एंड इंडस्ट्रियल अट्रैक्टिवनेस कौन से ऑप्शन में दी है आपको, ऑप्शन नंबर 4, बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ एंड इंडस्ट्रियल अट्रैक्टिवनेस। तो दोस्तों ये थे नेक्स्ट 30 क्वेश्चन। इसके साथ हमारा 2019 का पेपर का एस्टेट के 2019 के पेपर के कॉमर्स का पार्ट भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। क्लियर।
चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।